नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं गौरव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे जो हमने सीरीज चालू कर रखी थी आर्टिकल्स की, राइट। हमने आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 35 तक कवर कर लिया है, यानी भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को हमने कवर कर लिया। आज हम देखेंगे भाग 4 के आर्टिकल्स को। जो भाग 4 है उसका संबंध किससे है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, DPSP, राइट। चलिए, तो इस भाग में आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 36 से लेकर 36 से लेकर के 51 तक क्या होते हैं, आर्टिकल आते हैं, राइट। चलिए, तो पहला आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आर्टिकल से क्वेश्चन आता ही आता है, पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, राइट, कोई सा भी एग्जाम हो, राइट। भाग 36 देखते हैं। इस भाग में जब तक के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग, यानी जो भाग आर्टिकल जो 36 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या होगा? राज्य की परिभाषा दी गई है। यानी इसी प्रकार से जो भाग 3 में हमने आर्टिकल 12 देखा था, उसमें भी क्या दी गई थी? राज्य की परिभाषा दी गई कि राज्य क्या होगा। तो राज्य के अंतर्गत क्या होता है? भारत की सरकार, भारत की संसद, राज्यों की सरकार और राज्य के विधानमंडल, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी होते हैं जितने भी, ठीक है। ये सब क्या है? राज्य में सरकारी जो कंपनियां वगैरह होती हैं वो सारी राज्य में आ जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो बस आपको याद क्या रखना है कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 37, आर्टिकल जो 37 है गाइस, वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? कि वो जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको लागू करने की बात करता है वो, ठीक है, कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अब ध्यान रखिए, जो नीति निदेशक तत्व हैं वो आप ये नहीं कह सकते कि उनको आप ज़बरदस्ती लागू करवा लो, यानी ये गैर न्यायोचित हैं, मतलब आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। लेकिन राज्य ये प्रयास करेगा कि उनका जब कानून वगैरह बने तो नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखा जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो यही कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, ठीक है। तो इस भाग में अंतर्विष्ट जो तत्व हैं उनको क्या करेगा राज्य, जो है शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है, कर्तव्य होगा। वो उनको जब भी कोई कानून बनाएंगे तो हम नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखेंगे। और ये बताया कि ये जो हैं, लेकिन ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, आप इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के आप इनको लागू नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, ये मूलभूत तत्व हैं। कैसे तत्व हैं? मूलभूत हैं और विधि बनाने में लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अब देखते हैं हम आर्टिकल 38 को। जो आर्टिकल हमारा 38 है ये क्या कहता है, राइट। चलिए, आर्टिकल जो 38 क्या है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। आर्टिकल 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने की क्या करेगा? कोशिश करेगा या बनाए रखेगा। राज्य ऐसे, इसके दो पार्ट हैं, देख लेते हैं। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। सिंपल सी बात है कि लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को बना के रखेगा, ठीक है। और क्या करेगा? राज्य विशिष्टता, आय की असमानताओं को, अच्छा लोक कल्याण कैसे होगा, सामाजिक व्यवस्था कैसे बनेगी जब सभी लोगों के बीच में असमानताएं कम हो? तो आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता समाप्त करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? इसके दो उपबंध हैं, आर्टिकल 31(8)(1) और 38(2), ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुमानित करने वाले और भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि। दूसरा क्या है कि आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को क्या करेगा? समाप्त करेगा। अब आ जाइए आर्टिकल 39, जो क्या कहता है
राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व या नीति तत्व। ठीक है, राज्य जिन नीति निदेशक तत्वों का क्या कहता है, कानून वगैरह बनाने में प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से वो अपना जब नीति वगैरह बनाएंगे तो वो इन बातों का ध्यान रखेंगे। क्या क्या, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बेटा, आर्टिकल 39। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार ठीक होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, पूछ लेगा कि बताइए किस आर्टिकल में कहा गया है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, समान रूप से जॉब करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसमें स्त्री पुरुष में विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, का कहता है, खा क्या कहता है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। मतलब जो भी भौतिक साधन है हमारे समाज के, उन पर ऐसा ही नहीं है कि कुछ लोगों का अधिकार हो जाए, तो इससे तो ये होगा कि उनका फायदा कुछ लोग उठा लेंगे। नहीं, सारे संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार होगा जिससे कि उनका लाभ सभी को प्राप्त हो सके, भौतिक संसाधनों का। ठीक है, जैसे जब सभी को लाभ होगा तो सामूहिक हित होगा, सभी लोगों का हित होगा। तीसरा पॉइंट है क्या है, ये सारे ध्यान रखिए, ये किस में बातें की गई हैं, ये आर्टिकल 39 में ही की गई हैं। पुरुष स्त्री के बीच जीविका के पर्याप्त साधन, ठीक है, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण की बात करता है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। ऐसा नहीं है कि धन और उत्पादन के जो साधन है कि एक ही व्यक्ति के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाए, या प्रोडक्शन के साधनों का जो मतलब अधिकार है वो एक ही व्यक्ति के पास हो जाए, तो ऐसा नहीं है। उनका इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा कि वो सर्वसाधारण जो लोग हैं, आम जनता है, उसके लिए वो चीज़ अहितकारी न हो। ठीक है, तो इस तरीके से धन का संकेंद्रण नहीं होने दिया जाएगा, ना ही उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण होने दिया जाएगा। पुरुषों स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, तो ये भी आर्टिकल 39 में ही बात की गई। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। पुरुष और स्त्री जो कर्मकार हैं, मजदूर हैं, उनके स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए, और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। ऐसा नहीं है कि सरकार इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगी। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चों को काम करना पड़ रहा है, तो ये सब नीतियाँ बनाने में ध्यान रखना पड़ेगा ना, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आगे पॉइंट क्या है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के लिए अवसर और सुविधाएं दी जाएं। समझ रहे हो, स्वतंत्र और गरिमामय सम्मानजनक वातावरण में स्वस्थ विकास करने के लिए उनका ऐसा वातावरण दिया जाए उनको। ठीक है, बालकों और अल्प वय व्यक्तियों की शोषण से, नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा के, इनका किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, इसमें राज्य कानून बनाते वक्त ध्यान रखेगा इन सब बातों का। तो समझ रहे हो ना कि वो जब भी कोई कानून नियम बनाए जाएंगे तो उनमें इनको लागू करने की पूरी कोशिश की जाती है। अब देखिए आर्टिकल 39 का, आर्टिकल 39 का जो है, इसको देखिए, आर्टिकल जो 39 का है ये क्या कहता है, इम्पोर्टेंट है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क, सभी व्यक्तियों को न्याय में समानता होगी, और सभी व्यक्तियों को क्या है, विधिक सहायता प्राप्त करने का क्या होगा, अधिकार है। मतलब आप कानूनी सलाह वकील के थ्रू निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये सारे अधिकार दिए गए हैं, राइट। तो ध्यान रखिए, ये जो आर्टिकल था 39 का, ये कब शामिल किया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये आर्टिकल 39 का यही कहता है, ये मैंने समझा दिया आपको। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, या संगठन की, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां, प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होंगी। तो ये शामिल किया गया था आर्टिकल 40, तो इसी के तहत फिर देख रहे हो आप। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन भी किया गया जिनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है,
तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट को, जो आर्टिकल है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नंबर है 41, आर्टिकल नंबर 41। तो 41 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, बस इन आर्टिकल्स को बेटा आप याद रखिए। कुछ दशाओं में काम और शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोगों के पास काम ही नहीं है, कोई लोग शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और पब्लिक असिस्टेंस ही नहीं उनको मिल रहा है, राज्य के द्वारा कोई सहायता ही नहीं मिल रही है। ठीक है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, अब ये भी है देखिए, राज्य अपनी आर्थिक, यानी राज्य की स्थिति कैसी है भाई, जब माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे को अपनी स्थिति के अनुसार ही तो पढ़ा लिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से राज्य क्या है, उसके नागरिकों के लिए माँ बाप की तरह ही है। तो वो अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के, प्राप्त कराने के प्रभावी प्रबंध करेगा। कोई बुढ़ापे हैं, बूढ़ा व्यक्ति है तो वो काम तो कर नहीं सकता, तो ऐसे लोगों को क्या है, सहायता दी जाएगी। किसी को महीना पेंशन बांध दी, कुछ भी कर दिया गया, इस तरीके की सहायताएं दी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 42 क्या कहता है, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। यानी जिस जगह पर लोग काम कर रहे हैं उस जगह की स्थिति कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। वहाँ का वातावरण क्या है, साफ सफाई वाला वातावरण होना चाहिए। और वहाँ पर जो महिलाएं कार्य कर रही हैं तो उनको प्रसूति सहायता का भी उपबंध किया जाएगा। ठीक है, राज्य की न्यायसंगत मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, ये आर्टिकल 42 कहता है। इसमें हम केवल बेटा आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, डिटेल में हमारी अलग सीरीज है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 43, क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 43 क्या कहता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। जो कर्मकार हैं, कर्मकार जो लोग हैं, कारीगर लोग जो हैं, मजदूर लोग हैं, उनके लिए निर्वाह मजदूरी राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के, अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। राइट, विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों की वैयक्तिक एवं सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। वैयक्तिक और सहकारी आधार, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। चलिए, तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 43। अब देखते हैं 43 का, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। जो 43 का है कि जो उद्योग हैं उनके मैनेजमेंट में भी कर्मकार शामिल होंगे। राइट, ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, जो लोग हैं वहाँ के कर्मकार, वर्कर्स जो भी हैं उद्योग में काम करते हैं, इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। राइट, तो इसको भी ध्यान रख लें। ये भी कब शामिल किया गया है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, तो उद्योगों के प्रबंधन में वर्कर्स को काम लेने का, मतलब हिस्सा लेने का, मैनेजमेंट के अधिकार है। ठीक है, 43 खा क्या कहता है, सहकारी समितियों का उन्नयन, सहकारी समिति। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, सहकारी समितियों, ये 43 का किसके द्वारा शामिल किया गया है, ये शामिल किया गया है बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशन, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। राइट, 2011 के द्वारा भाग 9 ख भी इसके इसी तहत शामिल किया गया था। ठीक है, तो सहकारी समितियों के उन्नयन के, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती हैं उनके उन्नयन की बात करता है, प्रमोशंस की बात। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यक्रम, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन के उन्नयन का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए 44 आर्टिकल, नागरिकों के लिए समान नागरिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम के, समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में बात की गई है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 44 में, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। ठीक है, तो राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अभी तक ऐसा लागू हुआ नहीं है ये, लेकिन वो जब चाहेगा तब ऐसा कर सकता है, राज्य के हाथों में है। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक अधिकार होंगे ना। ठीक है,
सिविल कोड्स। अब देखते हैं हम आर्टिकल 45। प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। राइट, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की बात ये करता है आर्टिकल 45 में। ठीक है, राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। राइट, चलिए इसको याद रखिए। आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल, उनके शिक्षा संबंधी और आर्थिक संबंधी, धन संबंधी हितों की क्या करेगा, अभिवृद्धि करेगा, उसमें पूरी वृद्धि की जाएगी। राइट, चलिए ये आर्टिकल 46 कहता है। ठीक है, इसमें क्या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेष अनुसूचित जाति जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। 47 आर्टिकल पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, ये सारे राज्य के क्या होंगे, कर्तव्य होंगे। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य, इसको ध्यान रखें बेटा। कई बार मैनी टाइम्स दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। राइट, तो ध्यान रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन स्तर, पोषण स्तर की जो बात करता है और लोक स्वास्थ्य की बात आर्टिकल 47 है। इसको की पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है, पूरी डिटेल ध्यान नहीं रखनी, की पॉइंट्स। राइट, ध्यान रखिए। राइट, अब देखें आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन की जहां बात आ जाए तो समझ लेना कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल 48 है। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों, बछड़ों और दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण का, ठीक है, और उनके सुधार और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। पशुओं का ध्यान रखें। अब देखते हैं हम आर्टिकल 48 का क्या कहता है, इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ध्यान है, ठीक है। और ये भी जो आर्टिकल 48 का है, ये भी किसके द्वारा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है, तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, ये आर्टिकल 48 का कहता है। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, संस्थान हैं, वस्तुओं, उनका संरक्षण किया जाएगा। संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक को, संस्थान को यथास्थिति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यय, निर्यात से संरक्षण किया जाएगा। उसमें कोई भी हानि होती है तो उन इमारतों को संरक्षण किया जाएगा। ये आर्टिकल 49, ये भी पूछा जा चुका है। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 क्या कहता है, मेरे साथ बेटा आप आर्टिकल्स को पढ़ते रहोगे तो आपको एक एक आर्टिकल्स के बारे में पता चल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। ठीक है, अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रों के बीच संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट। तो हमने ये भाग 4 को कंप्लीट कर लिया है। भाग 4 के सारे आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हमने कवर कर लिए। इन आर्टिकल्स के आपको की पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि आर्टिकल 36 क्या है, राज्य की परिभाषा के बारे में। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लागू किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 38 क्या कहता है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।